चलो जी दोस्तों, कंसोलिडेटेड एसओपीएल बनाने के लिए इंतहाई इजी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू। जैसे आप प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले रेवेन्यू लिखते हैं, यहाँ पर भी हम रेवेन्यू लिखेंगे, लेकिन कौन सा रेवेन्यू लिखेंगे? कंसोलिडेटेड। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कैसे आएगा सर? पेरेंट का रेवेन्यू प्लस सब्सिडरी का रेवेन्यू, और माइनस करूंगा अगर कोई इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू होगा तो। भाई आपस में अगर इन लोगों ने कोई सेल्स की है तो इंट्रा ग्रुप सेल्स को बीच में से माइनस करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन बड़ी सिंपल वर्किंग है कंसोलिडेशन की। पेरेंट और सब्सिडरी की चीज़ों को मिलाएं और इंट्रा ग्रुप चीज़ों के इफेक्ट को कैंसिल आउट करें। और माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या करूंगा? पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल, सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल, और अगेन इंट्रा ग्रुप सेल्स यहाँ से भी माइनस करूंगा, क्योंकि एक पार्टी ने सेल्स रिकॉर्ड की थी और दूसरी पार्टी ने परचेजेस रिकॉर्ड की थी, और परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर होती। तो इंट्रा ग्रुप सेल्स को भी एलिमिनेट करते हैं और इंट्रा ग्रुप परचेजेस को भी एलिमिनेट करते हैं। तो डेबिट करते हैं हम लोग सेल्स रेवेन्यू और क्रेडिट करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेजेस से रिमूव करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल लिया, और सेल से रिमूव करने के लिए सेल से निकाल लिया। अब इस इंट्रा ग्रुप सेल्स के ऊपर पार्टी ने जो प्रॉफिट किया हुआ है, सेलर ने, वो प्रॉफिट भी नाजायज प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड है। उस प्रॉफिट को माइनस कर लेना चाहिए। अब फाइनेंशियल पोजीशन में तो मैं रिटेन्ड अर्निंग से प्रॉफिट माइनस करता था, लेकिन ये तो प्रॉफिट और लॉस है। यहाँ अगर प्रॉफिट से कुछ माइनस करना है तो डायरेक्टली आप ग्रॉस प्रॉफिट से या कहीं से भी माइनस कर लो। लेकिन स्टैंडर्ड ने यह कहा हुआ है कि सर आप अगर प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ से माइनस करना चाहते हैं तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्लस करें। जब आप अनरियलाइज प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखो, वो जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डेप्रिसिएशन, वो सारी वर्किंग करते थे। कंसोलिडेशन में एज सच वर्किंग्स नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दोनों कंपनीज के कैलकुलेटेड गिवन होते हैं। आपने जस्ट उनको ऐड करना है। इंट्रा ग्रुप सेल्स अगर क्वेश्चन में है तो उसको माइनस कर देना है, और उस सेल्स में जितना प्रॉफिट होगा अनरियलाइज, वो आपको पता है रिमेनिंग इन्वेंट्री पे मार्कअप मार्जिन लगा कर कैलकुलेट करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो भाई इस कंसोलिडेटेड सेल्स में से कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे, यू विल गेट द कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे आपके पास कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट्स को जब एमसीक्यूज में नजर आता है कि कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कैलकुलेट करना है, तो पेरेंट का ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली उठाते हैं और सब्सिडरी का ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड करते हैं। वो गलत होगा। इस तरह से करेंगे तो ठीक होगा। कंसोलिडेटेड सेल्स माइनस कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, यू विल गेट द कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस माइनस करूंगा। इंतहाई सिंपल है सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस पेरेंट का भी गिवन होना है, सब्सिडरी का भी गिवन होना है, और आपके लेवल पे कोई वर्किंग इसमें होनी नहीं है, सो माइनस कर दें। उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के गिवन होने हैं। पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के मिलाकर यहाँ से माइनस कर दें सर। आपके पास क्या आएगा सर? आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, विच इज आल्सो नाउन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद सर फिर क्या होता है? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर लोग जो हैं वो ऐड करते हैं, कंपनीज ने ऐड किया होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम को। इस इन्वेस्टमेंट इनकम ने पेरेंट की और सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसको माइनस कर लेना। इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर? पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है, उस लोन के ऊपर पेरेंट ने उससे इंटरेस्ट लिया है, तो पेरेंट के लिए इनकम है, उसको यहाँ से माइनस करो। पेरेंट ने सब्सिडरी से डिविडेंड रिसीव किया है तो वो डिविडेंड रिसीव भी यहाँ से माइनस कर लो। डिविडेंड रिसीव भी अलाउड नहीं है सर। आपस में कोई भी गेन करना, प्रॉफिट करना इज नॉट अलाउड, क्योंकि सब्सिडरी से रिलेटेड मैं अपनी तमाम इनकम्स और एक्सपेंसेस मिला रहा हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड दोबारा से डिविडेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के प्रॉफिट को तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड करूंगा और इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इनकम को यहाँ से माइनस कर लूंगा। अगर कोई डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड को भी माइनस कर लूंगा। तो डिविडेंड इज नॉट अलाउड फ्रॉम सब्सिडरी और एसोसिएट, किसी भी कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड अलाउड नहीं है,
तो पेरेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट इनकम, और उससे फिर मैं माइनस करूंगा इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई होगी। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम की फिगर फाइनल आती है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद फिर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट माइनस करता हूँ। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के लिए पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट, सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट और इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर कोई रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको माइनस करें। क्योंकि देखो पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया था, तो पेरेंट ने जब सब्सिडरी को लोन दिया था, पेरेंट ने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लिया है जिसको पेरेंट ने अपनी इनकम में लिखा हुआ है, तो पेरेंट की इनकम से रिमूव कर दिया। और सब्सिडरी ने वही इंटरेस्ट अपने एक्सपेंस में लिखा हुआ है, तो सब्सिडरी के एक्सपेंस से रिमूव कर दिया। जैसे ऊपर सेल्स को सेल से रिमूव किया और दूसरी तरफ परचेजेस से रिमूव किया, तो डबल इफेक्ट्स हैं इन चीज़ों के, हमने उनको दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिए। सो आई विल गेट द कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको माइनस करूंगा। आफ्टर दैट आई विल डिडक्ट द टैक्स एक्सपेंस। पेरेंट का और सब्सिडरी का टैक्स मिलाकर माइनस कर देना, टैक्स में कोई खास फर्किंग नहीं होती। यू विल गेट द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और ग्रुप प्रॉफिट सर। इंतहाई सिंपल है। कंसोलिडेटेड और ग्रुप प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है सर, इसमें कोई खास फर्किंग ही नहीं है। सिंपल पेरेंट और सब्सिडरी की चीज़ें मिलाएं, और इंट्रा ग्रुप अगर कोई चीज़ है तो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट करते जाएं, और बस फाइनल में आपके पास कंसोलिडेटेड ग्रुप प्रॉफिट निकल आएगा। अब मेन एक चीज़ जो आपको तंग करेगी, एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे तंग करेगा सर, वो ये है कि इस ग्रुप प्रॉफिट में अब मुझे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर दो लोग हैं, समझना इस चीज़ को। ग्रुप में कितने लोग हैं सर? ग्रुप में दो लोग हैं। एक कौन है? एक पेरेंट है सर। दूसरा कौन है? दूसरा सब्सिडरी है। सब्सिडरी के अंदर पेरेंट ने कुछ 80%, 50%, 60% शेयर्स खरीदे हैं, और कुछ शेयर्स पेरेंट ने अभी तक नहीं खरीदे, एनसीआई। पेरेंट की अपनी कंपनी का सारा हिस्सा पेरेंट का है। सब्सिडरी की कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पेरेंट का है और कुछ एनसीआई का है। तो ग्रुप में असल में पेरेंट और सब्सिडरी हैं। सब्सिडरी की कंपनी के अंदर फिर दो लोग हैं, एक पेरेंट है और दूसरा फिर एनसीआई है। अगर तो मैं उस ग्रुप प्रॉफिट पे उठाकर डायरेक्टली एनसीआई का परसेंटेज अप्लाई करूंगा कि ग्रुप प्रॉफिट में से 20% एनसीआई को दो, तो ये गलत है। क्योंकि इस ग्रुप प्रॉफिट के अंदर तो पेरेंट का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। आप फिर एनसीआई में को पेरेंट के प्रॉफिट में से भी शेयर दे रहे हो, वो तो गलत है सर। एनसीआई का हिस्सा जो बन रहा है, एनसीआई का हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी में बन रहा है। तो भाई एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ सीखनी। एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट उठाना होगा। क्योंकि एनसीआई का राइट सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी में। तो एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं सब्सिडरी कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉफिट उठाऊंगा, जो उसकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस में गिवन होगा। सो सब्सिडरीज इंडिविजुअल प्रॉफिट, सब्सिडरी की कंपनी का अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो उठाऊंगा। और अगर सब्सिडरी ने सेल्स की हुई है और सेल्स के ऊपर सब्सिडरी ने कोई प्रॉफिट किया हुआ है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसको यहाँ से माइनस करूंगा सब्सिडरी सेलर, बिकॉज वो प्रॉफिट तो अलाउड नहीं है। सब्सिडरी ने जो सेल करके प्रॉफिट किया हुआ है पेरेंट से, उस प्रॉफिट को यहाँ से माइनस कर लूंगा। मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इस प्रॉफिट के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं एनसीआई की परसेंटेज, मेरे पास वो प्रॉफिट आएगा जो मुझे एनसीआई को देना है। सब सपोज सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट है 1 लाख, कोई इंट्रा ग्रुप सेल सब्सिडरी ने नहीं की, सब्सिडरी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी 1 लाख। तो इस 1 लाख में से एनसीआई का परसेंटेज कितना बनता है सर? 20%। 1 लाख का 20% इज 20,000, ये एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। सब्सिडरी के प्रॉफिट में एनसीआई को 20,000 देना है। ग्रुप में कितने लोग हैं सर? ग्रुप में दो लोग हैं, एक पेरेंट है, दूसरा कौन है? सब्सिडरी। सब्सिडरी में फिर पेरेंट है और एनसीआई है। एनसीआई का हिस्सा आपने कैलकुलेट कर लिया ना। अब ग्रुप प्रॉफिट से, अब क्या करना है सर? ग्रुप प्रॉफिट से, ये जो ग्रुप प्रॉफिट है, इस ग्रुप के प्रॉफिट से एनसीआई को जब मैं निकाल दूंगा, पीछे कौन बचेगा? पेरेंट बचेगा। ग्रुप प्रॉफिट से एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। ग्रुप प्रॉफिट से एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। आई विल गेट द पेरेंट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। इसको कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। ये वो प्रॉफिट है जो पेरेंट को देना है।
प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट कैसे कैलकुलेट करना है? एनसीआई का प्रॉफिट, एनसीआई के हिस्से का प्रॉफिट कैसे आएगा? सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट, उसके ऊपर एनसीआई की परसेंटेज, तो एनसीआई के हिस्से का प्रॉफिट आएगा, उसको ग्रुप प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो पेरेंट के हिस्से का प्रॉफिट बच जाएगा। सो दोस्तों, ये कहानी है आपकी कंसोलिडेटेड एसओपीएल की। एक क्वेश्चन हम करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि यार, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बना रहे थे उसमें अगर मिड ईयर एक्विजिशन होती तो सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग के साथ एडजस्टमेंट करते। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त अगर मिड ईयर एक्विजिशन है, आपने साल के मिड में चीज़ें परचेज की हुई हैं, सब्सिडरी को परचेज किया हुआ है, तो एसेट लाइबिलिटीज और इक्विटी को टाइम अपोर्शन नहीं करते, डिवाइडेड बाय 12 करके इंटू 6 9 ये चीज़ नहीं करते। सिर्फ सब्सिडरी कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हम एडजस्टमेंट करते थे, और मैं आपको करवा चुका हूँ एमसीक्यूज में। क्या आपका ईयर एंड है सर 30 जून फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी खरीदी है मार्च में, मार्च इज योर एक्विजिशन डेट। अगर आपको रिटेन अर्निंग इस डेट की गिवन है तो आप यहाँ के प्रॉफिट को उसके साथ ऐड करेंगे, आपके पास इस दिन की रिटेन अर्निंग आएगी। वो हम कई एमसीक्यूज में कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिड ईयर एक्विजिशन हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग को टाइम अपोर्शन करते हैं, और एसेट लाइबिलिटीज, पूरे के पूरे साल के एसेट लाइबिलिटीज की चीज़ों को हम लोग टाइम अपोर्शन नहीं करते। लेकिन फाइन प्रॉफिट और लॉस जब बना रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस में अगर मिड ईयर एक्विजिशन होगी तो मिड ईयर एक्विजिशन का मतलब ये है, आपने, आपका ईयर एंड सपोज है दिसंबर, आपने कंपनी खरीदी है आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, लेकिन आपने कंपनी खरीदी है सर जून में। बिफोर जून दिस कंपनी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप, तो दैट्स वाई सब्सिडरी की जून से पहले की चीजें हैं, पहले की इनकम, पहले के एक्सपेंसेस को मैं कंसोलिडेट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आज के बाद की जो चीजें हैं वो लिखूंगा, पोस्ट एक्विजिशन इनकम्स, पोस्ट एक्विजिशन एक्सपेंसेस। सिर्फ और सिर्फ आज के बाद की चीजें हम लिखेंगे, आज के बाद की इनकम्स लिखूंगा, आज के बाद के एक्सपेंसेस लिखूंगा। तो सर ये इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आएगी। अब ये फॉर्मेट आपने जहन में रखना है, एंड अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सो हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं सर। बहुत इजी है, प्रॉफिट और लॉस में कोई खास वर्किंग्स नहीं है, बस एनसीआई का प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो एक वर्किंग है, और बाकी सिंपल चीज़ों को मिलाना होता है। ग्रुप अकाउंट्स पैटी एंड सेल्मा 153। चलो जी, पैटी एंड सेल्मा इज अ क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व इट। और इसकी रिक्वायरमेंट है, टास्क वन में गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है, वो हम 100 दफ़ा कर चुके हैं, आप लोग कर लोगे। अच्छा जी, यहाँ पर वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कैलकुलेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, सो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल द ईयर एंड ऑफ द बिजनेस इज 31 दिसंबर 2001। ओके सर, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैटी एंड सलमा, जिसमें आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर इज द ईयर एंड, और ये साल शुरू हुआ होगा सर कब से? जनवरी से। So year end is 31st December and the year is started from January 2001
लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने साल के मिड में चीज़ें खरीदी। अच्छा जी, हम देखते हैं। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। ये स्टार्ट हुआ होगा सर 1 जनवरी से। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा सर। बट प्रॉब्लम है इसके, कंपनी खरीदी कब है सर? 1 मई में। बिल्कुल पहला क्वेश्चन इमीडिएट एक्विजिशन का आ गया सर। ये मैंने कंपनी खरीदी है। तो भाई मई से लेकर दिसंबर तक काउंट करो कितने महीने बनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 8 महीने आई थिंक। 8 महीने हुए हैं सर। 8 महीने हुए हैं कंपनी खरीदे हुए। सब्सिडरी को खरीदे हुए 8 महीने हुए हैं सर। आई विल ऐड द सब्सिडरीज इनकम एंड एक्सपेंसेस जस्ट फॉर 8 मंथ्स। अच्छा सर, सही है, चलो। सबसे पहले लिखते हैं कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू। कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू कैसे लिखते हैं भाई? पेरेंट की सेल्स उठाओ। पेरेंट की सेल्स तो पूरे साल की होंगी, विच इज़ 987। सब्सिडरी की सेल्स कितनी होंगी सर? सब्सिडरी की सेल तो सिर्फ 8 महीने की होगी। ये तो पूरे साल की गिवन है, तो डिवाइड करो। 567 को डिवाइड करो 12 पे और मल्टीप्लाई करो 8 के साथ। यू विल गेट द सेल रेवेन्यू फॉर 8 मंथ्स, विच इज sales revenue of the subsidiaries company is 567 divided by 12 multiplied by 8, so you will get the answer of कितना भाई? बताओ जल्दी से, कैलकुलेशंस करो साथ से। 567 divided by 12 into 8 is equal to, I will get the sales revenue of चूतियो 378,000। दिस इज द सेल्स ऑफ सब्सिडरीज। पेरेंट की सेल्स प्लस सब्सिडरी की सेल्स 8 महीने की, क्योंकि 8 महीने हुए मुझे कंपनी खरीदे हुए। मैं तो 12 महीने की इनकम्स एक्सपेंसेस नहीं कंसोलिडेट करूंगा। अच्छा, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स। देखो कोई इंट्रा ग्रुप सेल्स हैं तो नोट्स पे गए। ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पेरिटी सोल्ड। खरीदने के बाद पेरेंट ने सब्सिडरी को 1,20,000 की चीज़ें बेची हुई हैं, इंक्लूडिंग अ मार्कअप ऑफ 20% कॉस्ट। तो सही है सर। कितना माइनस करूंगा? पूरा का पूरा 1,20, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुई साल के बाद है। हम कंसोलिडेट कर रहे हैं साल के बाद की चीज़ों को। तो इंट्रा ग्रुप सेल्स हुई साल के बाद है, उसको तो टाइम अपोर्शन नहीं करना, उसको तो डिवाइडेड बाय 12 into 7, वो तो ऑलरेडी है ही इस पीरियड के बाद सर। तो इस तरह आपके पास कंसोलिडेटेड सेल्स आएंगी। देन आई विल डिडक्ट द कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। So the cost of sales of the parent company is already given in the question, which is 564. And the cost of sales of the subsidiaries company is already given in the question, which is 336 divided by 12 into 8. So sir, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है? 336 डिवाइडेड बाय 12 into 8, you will get the cost of sales, which is 224,000। 224,000 is the cost of sales। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं सब्सिडरी की। अब जितनी सेल्स माइनस की हैं उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, क्योंकि एक पार्टी ने वो सेल्स लिखी थी, दूसरी पार्टी ने परचेजेस। परचेजेस कहाँ पे होती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल दो। प्लस करते हैं किस चीज़ को? अनरियलाइज प्रॉफिट को, क्योंकि नाजायज प्रॉफिट ऑफिस में इन्होंने जो किया है उसको प्रॉफिट से माइनस करना है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कॉस्ट में ऐड करो, कॉस्ट को बढ़ाओ, कॉस्ट को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा। कितना किया हुआ है सर? मार्कअप लगाया हुआ है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। एंड 20% उसने मार्कअप लगाया हुआ है, तो भाई 20% मार्कअप जब लगाया है, मार्कअप में कॉस्ट की परसेंटेज शो होती है, इसका मतलब सेल्स इज 120%। And sales value is already given in the question, which is 1,20,000, given value divided by its relevant percentage, multiply by finding percentage. So the profit is 20,000, but all the 20,000 is not unrealized, because unrealized profit is calculated on the remaining inventory, and out of which only 1 quarter is remaining। quarter mean चौथा हिस्सा। तो इस total profit को 4 पे divide करेंगे, you will get the unrealized profit, which is 5,000 sir।
एक 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 20,000 का चौथा हिस्सा इज 5,000। अजान अख्तर, नॉट 24,000। मार्कअप है। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। सो अनरियलाइज प्रॉफिट इज 5,000। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? जस्ट 5, क्योंकि 3 जीरो में मैं कॉमन ले रहा हूँ सर। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर ऐसे आएगा सर। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करूंगा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बाकी क्या कोई चीज़ें दी हैं? कोई चीज़ नहीं दी सर। सो सर हम लिखते हैं सबसे पहले कंसोलिडेटेड सेल्स, विच इज़ कंसोलिडेटेड सेल्स कितनी आएगी? आप इन सबको प्लस करें। 987 प्लस 378 माइनस 120, आंसर बताओ कितना आ रहा है? सो द कंसोलिडेटेड सेल्स आंसर इज, कंसोलिडेटेड सेल्स आंसर इज, भाई कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड सेल्स का आंसर है सर 1245। मैंने लिखा है यहाँ पर 1245। कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना आंसर आ रहा है दोस्त, वो भी बता जल्दी से। 564 प्लस 224 माइनस 120 प्लस 5। जल्दी कैलकुलेशन करो यार, फास्ट। 673 इज द कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। सो द कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे, कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सिंपल, सिंपल कहानी है सर। 1245 माइनस 673 इज इक्वल टू, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट आंसर विच इज 275, आई थिंक 572। ओके, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक बात आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये है सर। कोई वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में है ही नहीं सर। क्या करनी है? पेरेंट और सब्सिडरी की चीज़ को ऐड करो और निकाल लो। पेरेंट की कितनी है? 223। अब जो बंदा टुन होगा ना पेपर में, वो ये सारी सब्सिडरी की 123 उठाएगा, और जो एक्टिव बैठा होगा उसको पता है कि 8 महीने में खरीदे हुए, तो सब्सिडरी की इस एक्सपेंस को डिवाइडेड बाई 12 करके इंटू 8 करेगा, एंड ही विल गेट द एडमिन एक्सपेंस ऑफ। यस, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। 82,000 इज द एडमिन एक्सपेंस। सो पेरेंट प्लस सब्सिडरीज, द टोटल एडमिन एक्सपेंस, इनको यहाँ से माइनस करूंगा सर। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, वो मेरे पास खुद ही आएगा। उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो उसने कैलकुलेट किया है वो इग्नोर करूंगा। 320 को माइनस किया सर इसमें से। सो मेरे पास आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग माइनस करते, एडमिनिस्ट्रेशन माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास आ गया। कितना आया दोस्त, जल्दी बता। 572 माइनस 320 इज इक्वल टू 252, आई थिंक। 252 इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका जो है ये गलत है, ये तो हम इग्नोर करेंगे, हम अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट इस तरह से माइनस करूंगा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती उसकी मैं वर्किंग करता। नहीं है सर कोई, क्योंकि फॉर्मेट तो मैंने आपको लिखवा दिया, आपने वो याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो 50 फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट की है, और सब्सिडरी की क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे 12 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। सो एडमिन एक्सपेंसिस 306 सर, भाई कह रहे हैं। ओहो, ये लो 306। एडमिन एक्सपेंसिस 306। सो ओके, so after deducting the admin expense, our operating profit is 305 or 306? 305. 305 is the admin expense. So admin expense is 305, and after deducting the admin expense, our operating profit is, operating profit of the question is, जल्दी बताओ जल्दी, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? विच इज, ओ भाई जल्दी करो।
So operating profit in the question is 267. 267 is the operating profits. 267 is operating profit. Then I will deduct the finance cost. Finance cost of the parent company is 50 and finance cost of the subsidiary company should time a portion according to the 8 months. 30 divided by 12 multiply by 8. So you'll get the 8-month finance cost, which is 20. So the 50 plus 20, I will deduct 70 as a finance cost. Then I will get the profit before tax. After that, I will deduct the tax expense. And the tax expense of the parent company is 40. And tax expense of the subsidiaries company is 24 divided by 12 into 8, which is 16, I think. So I will deduct 56 as a tax expense. I will get the net profit, which is known as group profits. ग्रुप का प्रॉफिट आपको आ गया है सर, ग्रुप का प्रॉफिट दोनों कंपनी का मिलाकर प्रॉफिट आया, विच इज, जल्दी से बताओ कितना है, व्हाट इज द ग्रुप प्रॉफिट सर? कैलकुलेशन जल्दी करो यार, जल्दी करो, स्पीड लगाओ। 267 में से 70 माइनस करो, फिर 56 माइनस करो। 181। 181 इज द ग्रुप प्रॉफिट। 181 इज द ग्रुप प्रॉफिट। 141, सॉरी। ओहो। वाह, वाह भाई वाह। सफीउल्लाह का तो ना कोई ऊपर से आवाज आ रही है, ना नीचे से, ना कैलकुलेशन, ना रिप्लाई। 141 इज अ ग्रुप प्रॉफिट सर। 3 पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा 3 पॉइंट दोस्त? 141 इज द ग्रुप प्रॉफिट। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि आप इजीली इसको डिवाइड बाय 12 करो। हर महीने की इनकम्स और एक्सपेंसेस सेम है। कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा सेल्स हुई हैं, कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें एक्सपेंस कम ज़्यादा है। हर चीज़ जो है वो आप डिवाइडेड बाय 12 करो, हर चीज़ इवनली एक्रू हुई है प्रॉफिट और लॉस की। इन आप डिवाइडेड बाय सर अगर कर सकते हो। सर अगर इवनली ना हो तो वो फिर हमें बताएंगे, हमारी वो कोर्स में वो नहीं बताएगा, है। लेकिन वो F7 में बताएंगे, F3 में नहीं बताएंगे। इधर इवनली होती है। ओके। सो 141 इज द ग्रुप प्रॉफिट सर। अब इस ग्रुप प्रॉफिट में मुझे पेरेंट का प्रॉफिट अलहदा करना है और एनसीआई का प्रॉफिट अलहदा करना है। एनसीआई का कितना परसेंट है सर? एनसीआई 30%। अगर तो मैं इस ग्रुप पे 30% अप्लाई करता हूँ तो वो गलत इसलिए होगा क्योंकि इस ग्रुप में सर, ग्रुप में पेरेंट भी है और ग्रुप में सब्सिडरी भी है। एनसीआई का पेरेंट में कोई हिस्सा बनता ही नहीं है, तो दैट्स वाई एनसीआई के प्रॉफिट के लिए मैं कभी भी ग्रुप प्रॉफिट पे अप्लाई नहीं करूंगा। एनसीआई का राइट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में बनता है, ये सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा है। तो एनसीआई का हिस्सा कैसे फाइंड करते हैं? एनसीआई का प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के लिए ये जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है, सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाओ, सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाओ सर। सब्सिडरी का प्रॉफिट कैसे? 8 महीने के अकॉर्डिंग 54 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। आई विल गेट द सब्सिडरीज प्रॉफिट। बताओ जल्दी से कितना है सर? 54 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12। सो द आंसर इज 36। 36 8 महीने का प्रॉफिट आ रहा है सब्सिडरी का। अगर सब्सिडरी ने कोई सेल्स की होती तो उसको मैं माइनस करता अनरियलाइज प्रॉफिट को, लेकिन यहाँ पर पेरेंट ने की है। सो सब्सिडरी ने कोई सेल नहीं की, तो 36 ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। ये वो प्रॉफिट है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस प्रॉफिट में 30% एनसीआई का हिस्सा है। सो सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट उठाते हैं, उसमें से हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करते हैं अगर सब्सिडरी सेलर है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में सब्सिडरी वाज नॉट सेलर, मैंने डायरेक्टली उसी पे अप्लाई किया, तो सब एनसीआई का हिस्सा जो आ रहा है विच इज़ 10.8 सर। दिस इज द एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब 141 में से 10.8 को मैं जब माइनस करूंगा एनसीआई के हिस्से को, तो पेरेंट का हिस्सा बच जाएगा, क्योंकि ग्रुप प्रॉफिट में जब एनसीआई का शेयर मैंने निकाल लिया, पीछे जो भी हिस्सा है वो सबका सब पेरेंट का है, क्योंकि सब्सिडरी में भी तो अब पेरेंट और एनसीआई थी। मैंने सब्सिडरी में से एनसीआई का हिस्सा उसको दिया,
तो बाकी जो कुछ बचा वो पेरेंट का है, विच इज सर, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 141 में से 10.8 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर 130.2 सर। दोस्तों ये आपकी कंसोलिडेटेड एसओपीएल थी, ऐसे इस तरह से कंसोलिडेटेड एसओपीएल बनती है, इस चीज़ की एक पिक्चर बना लो अगर आपको चाहिए तो। और कंसोलिडेशन हमारी ख़त्म हो गई है, आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की। सब के सब क्वेश्चन ट्राई करें, जो इश्यूज हैं वो मुझे बताएं, कल हम मिलेंगे कैश फ्लो के साथ।